नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं अर्ली मिडीवल इंडिया यानी कि प्रारंभिक मध्यकालीन भारत की। ये इतिहास का एक ऐसा दौर था जब एक के बाद एक कई शक्तिशाली राजवंशों का उदय हुआ। आज हम इन्हीं बड़े बड़े राजवंशों को एक एक करके समझेंगे। ये टॉपिक न सिर्फ भारत के इतिहास को समझने के लिए बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, एक नजर डालते हैं। हम शुरू करेंगे कश्मीर से, फिर पहुंचेंगे बंगाल और वहां के पाल और सेन राजवंशों को जानेंगे। इसके बाद हम राजपूतों के उदय पर फोकस करेंगे, जिसमें प्रतिहार, सोलंकी और चौहान जैसे बड़े वंश शामिल हैं। और आखिर में हम सभी जरूरी बातों को समेट लेंगे। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं उत्तर से, कश्मीर घाटी से। देखिए, कश्मीर के इस दौर के इतिहास को जानने का जो हमारा सबसे बड़ा और प्रामाणिक सोर्स है वो है कल्हड़ की लिखी राजतरंगिणी। तो देखिए, डिटेल्स में जाने से पहले ये टाइमलाइन एक पूरा फ्रेमवर्क दे देती है। हमें पता चलता है कि कौन कब आया। शुरुआत होती है कारकोट वंश से, फिर आते हैं उत्पल और लोहार वंश, और आखिर में शाह मीर द्वारा मुस्लिम शासन की स्थापना हो जाती है। तो सबसे पहले है कारकोट राजवंश। इसके फाउंडर थे दुर्लभ वर्धन। लेकिन जो सबसे फेमस रूलर हुए और जिनसे सवाल बनते हैं वो थे ललितादित्य मुक्तापीड, जिन्होंने तुर्कों और कंबोजों को हराया था। इनकी सबसे बड़ी देन, जो आर्ट एंड कल्चर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण। इसे जरूर याद रखिएगा। कारकोट के बाद कहानी आगे बढ़ती है उत्पल और फिर लोहार राजवंश के साथ। इस दौर की एक बहुत खास बात यह है कि रानी सुगंधा और रानी दिद्दा जैसी महिला शासकों ने भी राज किया। और हाँ, लोहार राजवंश के राजा हर्ष ही थे जिन्होंने राजतरंगिणी के लेखक कवि कल्हड़ को संरक्षण दिया था। अच्छा, तो कश्मीर के बाद अब हम रुख करते हैं भारत के पूर्वी हिस्से की तरफ। यहाँ हम बात करेंगे बंगाल के दो बहुत ही प्रभावशाली राजवंशों की, पाल और सेन, जिन्होंने सदियों तक इस इलाके पर राज किया। पाल वंश की कहानी ना बहुत दिलचस्प है। इसके जो फाउंडर थे गोपाल, वो कोई राजा के बेटे नहीं थे, बल्कि लोगों ने उन्हें अपना राजा चुना था। ये एक बहुत ही यूनिक बात है उस जमाने के लिए। पाल राजा बौद्ध धर्म के बड़े संरक्षक थे और धर्मपाल ने तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी, जो उस समय का एक बड़ा लर्निंग सेंटर था। अब देखिए, उस दौर में पावर का सेंटर था कन्नौज, और कन्नौज पर कब्जे के लिए तीन बड़ी ताकतों के बीच एक जबरदस्त खींचतान चल रही थी। इसे ही हम कहते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष। इसमें एक तरफ पाल थे, दूसरी तरफ गुर्जर प्रतिहार और तीसरी तरफ थे राष्ट्रकूट। ये तीनों ही कन्नौज पर कंट्रोल जाते थे। पालों के बाद बंगाल में आए सेन, और इनके बारे में एक मजेदार फैक्ट ये है कि ये मूल रूप से कर्नाटक से थे। इस वंश में बल्लाल सेन एक बड़े विद्वान शासक हुए, जिनकी लिखी किताबें दान सागर और अद्भुत सागर एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और लक्ष्मण सेन को बंगाल का आखिरी हिंदू शासक माना जाता है। लक्ष्मण सेन का दरबार तो मानो टैलेंट का खजाना था। उनके दरबार में 5 रत्न थे और इनमें से एक नाम तो सबने सुना ही होगा, जयदेव, जिन्होंने लिखा था गीत गोविंद। ये उस समय की साहित्यिक समृद्धि को दिखाता है। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो बहुत ही अहम है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी, राजपूतों का उदय। और इसे समझने की शुरुआत हम करेंगे उनकी एक पौराणिक उत्पत्ति की कहानी से, जिसे अग्निकुल सिद्धांत कहते हैं। तो ये अग्निकुल थ्योरी है क्या आखिर? देखिए, ये एक कॉन्सेप्ट है जिसके मुताबिक 4 राजपूत कुलों का जन्म माउंट आबू पर ऋषि वशिष्ठ के यज्ञ के अग्निकुंड से हुआ था। और ये 4 कुल कौन कौन से थे? प्रतिहार, चालुक्य जिन्हें सोलंकी भी कहते हैं, परमार और चाहमान यानी चौहान। ठीक है, तो अब एक एक करके इन राजपूत वंशों को समझते हैं। शुरुआत करते हैं पश्चिम के 2 बड़े नामों से, प्रतिहार और सोलंकी। पहले आते हैं गुर्जर प्रतिहार। अब यहाँ एक कॉमन मिस्टेक होती है एग्जाम्स में। फाउंडर थे हरिश्चंद्र, लेकिन जो रियल फाउंडर माने जाते हैं, जिन्होंने असल में एम्पायर को मजबूत किया, वो थे नागभट्ट प्रथम। इस वंश के सबसे महान शासक हुए मिहिर भोज, जिनकी उपाधि आदि वराह थी। ये अक्सर पूछा जाता है। अब बात करते हैं गुजरात के चालुक्यों की, जिन्हें सोलंकी भी कहते हैं। इनका टाइम पीरियड 2 बहुत बड़ी घटनाओं का गवाह बना। पहली, महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, तब भीमराज प्रथम का शासन था। और दूसरी, इन्हीं के एक सामंत बिमल शाह ने माउंट आबू पर शानदार दिलवाड़ा जैन मंदिर बनवाए थे। तो प्रतिहार और सोलंकी के बाद
अब हम उस दौर की आखिरी बड़ी शक्तियों पर आते हैं और इसमें सबसे अहम है चौहान, जिनकी कहानी ने इतिहास को एक नया मोड़ दिया। चौहान वंश में विग्रहराज चतुर्थ एक बड़े राजा हुए, जिन्होंने तोमरों से दिल्ली छीनी थी। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने हरिकेली नाम का एक नाटक भी लिखा था। लेकिन इस वंश के सबसे महान और प्रसिद्ध शासक हुए पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें हम राय पिथौरा के नाम से भी जानते हैं। उनकी कहानी हमें चंदबरदाई की पृथ्वीराज रासो से मिलती है। और पृथ्वीराज चौहान का नाम आते ही जिक्र होता है तराइन की 2 लड़ाइयों का। ये केवल बिल्कुल साफ दिखाती है कि सिर्फ 1 साल के अंदर कैसे पूरी बाजी पलट गई। 1191 में हुई पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान जीते और ठीक अगले ही साल 1192 में दूसरी लड़ाई में उनकी हार हुई। तो सवाल ये उठता है कि तराइन की दूसरी लड़ाई इतनी अहम क्यों है? क्यों इसे भारतीय इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट कहा जाता है? वो इसलिए क्योंकि इसी हार के बाद उत्तर भारत में तुर्की शासन की नींव पड़ी, जिसने आने वाली सदियों के लिए इतिहास की दिशा ही बदल दी। चौहानों के अलावा 2 और वंशों का जिक्र जरूरी है। एक तो गहड़वाल, जिनके राजा जयचंद्र को मोहम्मद गौरी ने 1194 में चंदावर की लड़ाई में हराया, और दूसरे थे परमार, जिनके सबसे महान राजा हुए राजा भोज। और हाँ, राजा भोज का जिक्र आते ही ये बात याद रखनी जरूरी है कि ये पूरा दौर सिर्फ लड़ाइयों का नहीं था। राजा भोज खुद इसका सबसे बड़ा उदाहरण थे। वो एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़े विद्वान, एक आर्किटेक्ट और एक लेखक भी थे। उन्होंने भोजपुर शहर बसाया और एक संस्कृत यूनिवर्सिटी भी खोली थी। चलिए, तो अब फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि इस पूरे डिस्कशन से हमें एग्जाम के लिए कौन से की पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला, राजवंशों को रीजन के हिसाब से याद करें। दूसरा, हर वंश का फाउंडर कौन था ये जरूरी है। तीसरा, मार्तंड सूर्य मंदिर, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और दिलवाड़ा मंदिर जैसे कल्चरल लैंडमार्क्स को याद रखें। चौथा, त्रिपक्षीय संघर्ष और तराइन की लड़ाई जैसी निर्णायक लड़ाइयां बहुत इंपॉर्टेंट है। और पांचवां, बल्लाल सेन और राजा भोज जैसे विद्वान शासकों को न भूलें। तो जाते जाते एक सवाल के साथ आपको छोड़ते हैं। इन राजाओं की लड़ाइयों और वंशों के अलावा सोचिए कि इन साम्राज्यों ने भारतीय उपमहाद्वीप को कल्चर और एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर क्या दिया। इनकी असली विरासत क्या थी? इस पर विचार करने से इस दौर की हमारी समझ और भी गहरी होगी।